गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर गिरिराज सिंह और आज आपकी व्हाट्सएप ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत। और आज के इस क्लास में आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए इस इकाई को हम जिन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो हैं बॉन्ड पैरामीटर्स, आबंध प्राचाल और अनुनाद रेजोनेंस। इन दो बिंदुओं को आज का डिस्कशन रहेगा। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉन्ड्स पैरामीटर। अभी हम लोगों ने तीन प्रकार के सहसंयोजक बंधों को डिस्कस किया, तीन प्रकार के रासायनिक बंधों को डिस्कस किया। उनमें से एक बंध था केमिकल, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा था ये दो प्रकार के थे। कोवेलेंट बॉन्ड तीन प्रकार से बने थे, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। तो यहाँ हम देखते हैं ये बॉन्ड्स तीन प्रकार के थे। एक सिंगल बॉन्ड को एकल रेखा से प्रदर्शित करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को दो समानांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, ये डबल बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड को हम तीन समानांतर रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं, इसको त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड्स कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स। अब आप देखेंगे जो एकल बंध होते हैं, सिंगल बॉन्ड, अभी हम लोगों ने देखा था सहसंयोजक बंध दो प्रकार से बनते थे, शीर्षक व्यापन और पार्श्व व्यापन। शीर्षक व्यापन से सिग्मा बंध बना था और पार्श्व पाई बंध बना। तो यहाँ इन बॉन्डों में हम देखने जा रहे हैं किसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो एकल बंध होते हैं, एकल सहसंयोजक बंध सदैव सिग्मा होते हैं। एकल बंध जहां भी आपको देखने को मिलेगा सब सिग्मा होंगे। और इसका एग्जांपल रहेगा आपको जितनी भी एल्केन्स हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो सभी एल्केन में जितने भी बंध होते हैं सब एकल होते हैं। और जब वो एकल होंगे तो सब कैसे होंगे? सिग्मा होंगे। एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मीथेन का फार्मूला CH4 है। इसकी संरचना बनाएं तो ये पाएंगे आप CH4। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। तो चार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, वो सभी सिग्मा। तो एल्केन के अंदर चाहे वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डेकेन तक कोई सी भी एल्केन हो, सभी बॉन्ड सिग्मा होंगे और एकल होंगे। डबल बॉन्ड के अंदर ध्यान करेंगे तो पहला बॉन्ड होता है जो सिग्मा होता है और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड दो परमाणुओं के मध्य सिग्मा बनता है, फिर दूसरा जो बंध बनता है सहसंयोजक वो हमेशा पाई होगा। और इस टाइप की आपको बॉन्ड व्यवस्था कहां मिलेगी देखने को? एल्कीन में मिलेगी। एल्कीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और इसका एग्जांपल रहेगा एल्कीन। कोई सी भी एल्कीन है उसमें से हमने एक एग्जांपल लिया एल्कीन, जिसका सूत्र है C2H4। अगर इसकी संरचना बनाएं तो इस तरीके की होगी। कार्बन के बीच में एक युग्म बंध है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ये सिग्मा बंध बने हैं। तो इस प्रकार जो डबल बॉन्ड बनता है वो एल्कीन में होता है, कार्बन के मध्य, उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध पाया जाता है। अब हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड की, तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पहला बंध सिग्मा होता है, शेष जितने भी बंध बनते हैं वो सब पाई होते हैं। अर्थात ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दो पाई होते हैं। और ये व्यवस्था आपको मिलती है एल्काइन में। एल्काइन में कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। इसका हम एक एग्जांपल ले रहे हैं C2H2, इसको एसिटिलीन कहते हैं। एसिटिलीन आगे हम हाइड्रोकार्बन में इसको डिस्कस करेंगे और इसकी संरचना इस प्रकार से बन सकती है। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध होता है। तो इस ट्रिपल में पहला बॉन्ड सिग्मा हो गया, शेष दो बॉन्ड पाई और ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो हम इतना समझ सके कि एकल बंध सब सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी बात आपको ये याद रखना, सिग्मा बंध मजबूत होता है, पाई बंध कमजोर होता है। क्यों होता है इसका भी कारण स्पष्ट था, पीछे कर चुके हैं। अब हम इनकी बात करते हैं, दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं।
तो बॉन्ड आ गया। अब देखते हैं इसका हम बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, या इसी को हम बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा बंध स्ट्रांग है, अर्थात इस बंध को तोड़ने के लिए हमको कितनी कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम बॉन्ड एनर्जी या बंध की सामर्थ्य कहते हैं। आपको आता है एकल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बंध ऊर्जा के बढ़ते या घटते हुए क्रम में बताइए किसकी बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे जब ये इसका बंध ऊर्जा निकाली गई इन बॉन्ड्स की, तो ये देखा गया एकल बंध की बंध ऊर्जा 83, ये सब हमने किलो कैलोरीज प्रति मोल में लिए। एकल बंध को तोड़ने के लिए हमको 83 किलो कैलोरीज ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इसकी बंध ऊर्जा कितनी है? 83 किलो कैलोरीज है। डबल बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो इसकी बंध ऊर्जा हमको 143 किलो कैलोरीज की आवश्यकता है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर हम तोड़ते हैं तो 194 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। 194। तो आप समझ सकेंगे कि अगर हम इसको देखें बॉन्ड एनर्जी को, तो एकल बंध से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड की होती है, डबल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड की होती है। तो ये है इनकी इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी का अथवा बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य अथवा बंध ऊर्जा का बढ़ता क्रम, बंध ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है। तो ये बॉन्ड एनर्जी याद कर लेंगे, क्योंकि एकल बंध तो सभी में है ना सिग्मा। भाई अब पाई है तो कुछ और ऊर्जा चाहिए हमको तोड़ने के लिए, जितनी इसको चाहिए उतनी इसको, उतनी इसको, तो ये तो कॉमन हो गई। डबल में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा है, कमजोर है, ठीक है, मानते हैं कमजोर है, कुछ तो चाहिए हमको, इसलिए इसकी उससे ज्यादा है। और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको आवश्यक होती है। अब हम बात करते हैं अगले की बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। याद कर लीजिए किसकी बंध लंबाई ज्यादा होगी। अगर दो परमाणु एकल बंध से जुड़े हैं तो हमेशा याद करना उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। जब वो डबल से जुड़े होंगे तो पास पास आएंगे, बंध लंबाई घटेगी, और ट्रिपल से जुड़े होंगे और पास में आएंगे तो बंध लंबाई और घटेगी। तो एकल बंध की जो बंध लंबाई है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। ये एंगस्ट्रॉम में ना सबसे ज्यादा है। डबल बॉन्ड जब बनता है तो 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, और ट्रिपल बॉन्ड में जब आते हैं तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। तो बंध लंबाई एकल बंध से नीचे ट्रिपल बंध तक जाने पर घटती है, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसको देखेंगे, तीसरा है बॉन्ड रिएक्टिविटी, बंध क्रियाशीलता। कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा इसको याद करना। देखो याद करना, जिस बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड बहुत मजबूत होता है एल्केन में पाया जाता है, इसीलिए एल्केन सबसे कम क्रियाशील होती है, क्योंकि जनरली टूटता नहीं। जब तक टूटेगा नहीं तो नया अणु बनेगा नहीं। नया अणु बनने के लिए, नया बॉन्ड बनने के लिए पुराना बॉन्ड टूटना बहुत आवश्यक होता है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए, इसलिए ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है तो इसकी क्रियाशीलता एकल बॉन्ड से ज्यादा होती है, और ट्रिपल में तो और ज्यादा। लेकिन ध्यान करना, ये देखा गया कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है सबसे कम क्रियाशीलता सिंगल बॉन्ड की होती है, इससे ज्यादा क्रियाशीलता ट्रिपल बॉन्ड की होती है, और उससे ज्यादा क्रियाशीलता डबल बॉन्ड की होती है। तो ये याद करना, ये है क्रियाशीलता का, रिएक्टिविटी का बढ़ता क्रम। यहाँ पर ये ध्यान दोगे, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है, ये अभिक्रिया सबसे ज्यादा नाभिक स्नेह के लिए सुटेबल है, इसलिए एल्काइन की तुलना में इस एल्कीन की जो क्रियाएं होती हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। एथाइलिनिक बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव है इस एसिटिलिनिक बॉन्ड की अपेक्षा, इसलिए सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी एल्कीन, उससे कम एल्काइन और सबसे कम एल्कीन। तो इस प्रकार इन डाटास को हम बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं। इनको अरेंज करने के लिए आता है। तो ये रहा हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स।
और दूसरा आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अनुनाद कहते हैं। अनुनाद, रेजोनेंस ध्यान देंगे। जब किसी भी सहसंयोजक अणु की समस्त गुणों की व्याख्या उसकी एक संरचना के द्वारा नहीं की जा सकती। एक संरचना के द्वारा किसी भी अणु के समस्त गुणों की व्याख्या जब नहीं की जा सकती है, तब उस यौगिक की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं बनाई जा सकती हैं, जिनके द्वारा उनके समस्त गुणों को हम व्याख्या कर सकें। ऐसी लुईस संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं कहते हैं और इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। और अणु की वास्तविक जो संरचना होती है वो इन संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। इनके बीच की कोई एक ऐसी संरचना होगी जो हकीकत में होगी, जिसको कि हम पेपर पे नहीं बना सकते, वो उस अणु की वास्तविक संरचना कहलाती है। जिस अणु की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं होती हैं, वो अणु उतना ही ज्यादा स्थायी होता है, उतना ही ज्यादा उसकी अनुनादी ऊर्जा होगी, उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो अणु इस अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और इस अनुनाद को जिस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं वो ये चिन्ह है। चलो, इसके द्वारा, चिन्ह के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और जो संरचनाएं बनती हैं, उन सब संरचनाओं में परमाणुओं की संख्या समान रहती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संरचना संख्या समान रहती है, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। बस उनमें डिफरेंस क्या होता है? स्थान भिन्न भिन्न होता है। इन संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। एक बहुत अच्छे उदाहरण की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण करें बात नाइट्रेट आयन की, NO3 नाइट्रेट आयन, ये आयन निम्नलिखित अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। आप लोगों को पहले बता चुके हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 2 और 5 होता है, ऑक्सीजन का 8, 2 और 6। तो नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पर दो ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर हम सीधे बना दे रहे हैं। ये एक परमाणु के साथ नाइट्रोजन साझा करता है, एक परमाणु के साथ अपना इसने जोड़ा, इसको दिया, यहाँ उप सहसंयोजक बनता है। और एक परमाणु ऑक्सीजन के साथ इसने एक एक का साझा किया और इसके 6 में से 4 यहाँ है, एक यहाँ और एक यहाँ, और एक ऋणावेश का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर एक्स्ट्रा रहता है। तो हमारी एक ही संरचना बनी, पहली -2 रहेगा, ये एक अनुनादी संरचना। अब देखिए दूसरा क्या अनुनादी संरचना बनेगी। अब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा और डबल यहाँ आएगा। तो इसकी दूसरी संरचना बनती है, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ आया, ये उप सहसंयोजक बॉन्ड इधर आएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश का बना रहे हैं। तो ये इसकी सेकेंड अनुनादी संरचना बनी। और थर्ड अनुनादी संरचना देखिए, अब फिर इसको रोटेट करेंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड इधर आएगा और जो आपका ऋणावेश का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ आ जाएगा, इस पे ये इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। तो ये ऋणावेश, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, इसे कहते हैं हम नाइट्रेट आयन की अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रेट आयन। तो इनके द्वारा ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसको भी ब्रैकेट में यहाँ पर, तो तीनों में आप देख रहे होंगे परमाणुओं की संख्या समान, युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन पोजीशन उनकी भिन्न भिन्न है। तो ऐसी संरचनाओं को हम अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और देखिए एग्जाम्पल सेकंड और लेते हैं, बेंजीन। बेंजीन जिसका सूत्र C6H6 होता है। एक वैज्ञानिक थे कैकुले, इन कैकुले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया। और इस बेंजीन की दो प्रमुख अनुनादी संरचनाएं थी, जिन्हें हम बेंजीन की कैकुले संरचनाएं कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये बेंजीन का संरचना है, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ।
ये इसकी पहली अनुनादी संरचना है। सेकेंड, अब इसमें बॉन्ड का फिर रोटेशन होगा और अब डबल बॉन्ड यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ये इसकी सेकेंड संरचना है और ये है अनुनाद संकर। मतलब इनके बीच के मध्य की अवस्था, ये बॉन्ड इसमें घूम रहे हैं तो इसको कहते हैं अनुनाद संकर। इस प्रकार ये बेंजीन की कैलकुलेट द्वारा दी गई अनुनादी संरचनाएं हैं। तो इन संरचनाओं की सहायता से किसी भी अणु के समस्त गुणों की व्याख्या हो सकती है और वो स्कायक प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी घटना को हम अनुनाद कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।